हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो जो हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के रूप में डेली डिस्कशन कर रहे हैं एक दिन अंडर पे। तो पीटी सेकेंड सीरीज यूकेपीएससी, बीपीएससी, लेखपाल, ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है। इसमें 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और व्याख्या के साथ आपको लगभग 30 क्वेश्चन से ऊपर मिलते हैं। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलने का प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आप जितने एग्जाम दे रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में आप यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पा रहे हैं। चलिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप में से कितने लोग इसका आंसर बताएंगे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। विजयनगर साम्राज्य वाज स्टैब्लिश इन 1336। 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त दिल्ली सल्तनत शासक थे, याद रखना। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का। और जो पहला वंश था उसका नाम रखा गया था संगम वंश। विजयनगर है ना, वर्तमान में हम्पी जो है इसकी राजधानी होती। 1336 में स्थापना की हरिहर बुक्का ने। और किस वंश की डाली थी? संगम वंश की, संगम डायनेस्टी। अगला है इतावली यात्री निकोलो द कोंटी जो 1420-21 में आया था, ने किस विजयनगर शासक के समय विजयनगर की यात्रा की थी? तो जो निकोलो कोंटी था इटालियन ट्रेवलर था, इटावली यात्री था, इटली का यात्री था, जिसने विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट किसके समय? देवराय फर्स्ट के समय विजयनगर की यात्रा की थी। और इसका बहुत बेहतरीन वर्णन दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इटली के यात्री निकोलो द कोंटी ने विजयनगर में किस शासक के समय यात्रा की थी? तो देवराय फर्स्ट के समय। किसके समय? देवराय फर्स्ट के समय यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य में। याद रखिएगा, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हो, आप उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हो, यूपी, एमपी, लेखपाल, जो भी आप देंगे क्वेश्चंस आप यहीं से पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? आप जानते हैं ना, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, उसी तरह शैव। तो अजंता आप सबसे पहले आप जाने तो अजंता किसे कहा जाता है शैवों का? तो उसका जो आंसर होगा शैवों का अजंता, उसे तो हम लिपाच्ची, क्या आंसर देंगे? लिपाच्ची को कहा जाता है शैवों का अजंता। एक नया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। अजंता अगर पूछ ले सिर्फ सिंपल, तो अजंता एलोरा गुफाएं आप जानते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अजंता बेसिकली है ना बौद्ध धर्म के लिए बहुत फेमस है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, आप याद रखेंगे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप हमारा वाई जो यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर लिखा भी है YT अनुपम सर। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हैं, आनंद मठ को हम क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं, बाइबल है ना। तो इसके लेखक कौन है? आप सब जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी पुस्तक से, इसी बुक से वंदे मातरम जो कालजयी गीत है वंदे मातरम लिया गया है। और जो भारत का नेशनल सॉन्ग्स है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम, उसका सबसे पहले गायन कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में हुआ था। कब? 1896 में हुआ था, रट लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर आप सब जानते हैं, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके राइटर हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि। और जो नेशनल एंथम है हमारा, वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति R³ नेशनल एंथम भी, नेशनल सॉन्ग्स भी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये क्वेश्चंस अभी जो यूपीटीटी पेपर हुआ था आज उसी में आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्र जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो लिखा। और जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1911 में गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही दुनिया के एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखे गए गीत दो देशों के नेशनल एंथम है। एक तो भारत के जनगण मन, दूसरा आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उनके द्वारा लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला किस देश का नेशनल एंथम है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, है ना। अरविंद घोष को आप जानते हैं, गर्म दल के नेता थे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड्स इनकी फेमस पुस्तक है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता था। यूपी की प्रथम राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, और देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी।
द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? मैक्सिमम आपका जो साल्ट है किस झील में है? तो आप सब जानते हैं टर्की की लेक वान, टर्की की लेक वान झील, तुर्की की वान झील में सर्वाधिक खारेपन का प्रतिशत है। कहां पर? तुर्की की वान झील में, याद रखेंगे इस बात को। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अगर झील मानते हैं इसको सागर है हुए, अगर पूछ लेते हैं आपसे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी एरिया वाइज, तो कैस्पियन सागर करते हैं। परसेंटेज में आएगा तो वान झील करेंगे। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ग्रासलैंड जो कनाडा में, उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो कनाडा के ग्रासलैंड हैं उनको हम प्रेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी। कनाडा और अमेरिका दोनों के जो ग्रासलैंड हैं, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। तो कनाडा के जो घास के मैदान उन्हें प्रेरी बोलते हैं। स्टेपीज आपके यूरेशिया, बेसिकली रूस और हंगरी वाले। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास आप जानते हैं साउथ अमेरिका वगैरह में है ना, अर्जेंटीना वगैरह में। तो प्रेरीज कहाँ? कनाडा में है। लगातार चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, और जो हमारा लिखा हुआ है ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जो भी आपको लगता है इस चैनल के बेहतर के लिए, इसकी क्या कमी है, उसके बारे में भी आप सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारे लिए बहुमूल्य है और जो मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका विश्वास ही सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भोजन का अनिवार्य अवयव है, क्या है? बोलिए। ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। तो भोजन का जो फूड का जो एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अवयव है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको इनिशियली ऊर्जा देता है। क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन भी अलग से आता है कि तत्काल ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। और जो एथलीट्स उनके लिए भी सबसे जरूरी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? उत्तराखंड, यूपी दोनों पीछे में आ चुका है। लेखपाल, दरोगा सब भर्ती में आया हुआ। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आप सब जानते हैं किसका अध्ययन करते हैं हम? घासों का, ग्रास। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, फसलों, फूलों और फलों का नहीं किया जाता है। किसका? घासों का किया जाता है। आप याद रखते हैं। आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि फूलों और फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है? पार्लियामेंट्स का मेंबर ना होने के बावजूद भी कौन पर्सन ऐसा है जो पार्लियामेंट्स की मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है? तो आप सब जानते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो संसद का मेंबर ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। आप सब जानते हैं महान्यायवादी आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है ना। इसका कार्यकाल प्रेसिडेंट के, है ना, राष्ट्रपति के साथ पर्यंत होता है। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। और एक बात और ये कि संसद का मेंबर नहीं होता है, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, लेकिन उसके बावजूद भी संसद की मीटिंग में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। अटेंड ऑल मीटिंग डिस्कशन बट कांट वोट इट, मतदान नहीं कर सकता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है सरकार का, याद रखेंगे। जिस तरह केंद्र में, सेंट्रल में महान्यायवादी होता है, उसी तरह स्टेट्स में, राज्यों में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में होता है, याद रखिएगा। और जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं संविधान के, वो सब वहीं से फंसते हैं। वो मेरा संविधान वाली पीडीएफ में आप खोलिए जाके, पहले से पढ़ा हुआ है महत्वपूर्ण आर्टिकल वाला वीडियो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अनुपम सर के नाम से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? सिटीजनशिप के जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिए गए? आप सब जानते हैं आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या? नागरिकता है। आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, पार्ट 3 में, जो कि, है ना, बेसिकली यूएसए से प्रेरित है। आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51
में आपके DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आर्टिकल 1 से 5 में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत फेमस पुस्तक है, बताइए। इसका आंसर है JB कृपलानी। JB कृपलानी लिखी। किसने लिखी? JB कृपलानी। अगला है फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जानते हैं? ब्लैक पर्ल आप सब जानते हैं, फुटबॉल के महान प्लेयर हुए। पर्ल माने मोती होता, और काला मोती बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए उसको ब्लैक पर्ल की उपाधि दी गई थी। तो ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले, पेले की टाइटल्स क्या है? ब्लैक पर्ल, बहुत बार पूछा गया है। तो पेले ब्राजील के प्लेयर थे फुटबॉल के, और इनका सब नेम उपनाम क्या था? ब्लैक पर्ल। जैसे भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद माने जाते हैं, उसी तरह दुनिया में फुटबॉल के लिए बहुत फेमस थे पेले, ब्लैक पर्ल और डिएगो मैराडोना, जो आप जानते हैं, जिनका हाल ही में 1 वर्ष पर निधन हो गया था। तो मैराडोना आपके कहाँ के थे? अर्जेंटीना। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित आपको बताना है। टेनिस से है, मुक्केबाजी से है, तलवारबाजी से है, साइकिलिंग से है, किससे? आप सब जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? साइकिलिंग से। किससे? साइकिलिंग से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशियाई नोबेल, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, और इससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, है ना। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में, 1958 में आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? आप सब जानते हैं, इसे फिलीपींस देता है। कौन देश देता है? फिलीपींस। अपने राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ये दिया जाता है। 1957 से दिया रहा, और भारत में पहली बार 1958 में आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को एशियाई नोबेल भी कहते हैं। कौन देश देता है? फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस देता है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका सम्मान दिया जाता है। याद रखेंगे आपको, फिलीपींस के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार दिया था, और इससे सम्मानित होने प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958। और आचार्य विनोबा भावे को आप जानते हैं, इन्होंने भूदान मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया, भूदान आंदोलन, है ना, आप सब जानते हैं। और जो आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी, बहुत फेमस स्टोरी है ये, आपने बचपन में सुनी होगी जब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो कभी पूछे आ सकते हैं, उनका तो कोई पता नहीं है कि जीएस कब कहां से पूछ ली जाए। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बताइए। वृंदावन लाल वर्मा है, माधवराव स्प्रे हैं, मुंशी प्रेमचंद, या इंसा अल्लाह खां है? तो शायद कुछ लोगों को दिमाग पे अचानक जोर आ गया होगा, इंसा अल्लाह खां, है ना। रानी केतकी की कहानी के राइटर कौन है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। जबकि इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हैं, वृंदावन लाल वर्मा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है मृगनयनी है, वो पूछी जा चुकी, याद कर लिए। माधवराव स्प्रे की प्रसिद्ध कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और मुंशी प्रेमचंद तो क्या कहने उनके, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कथा सम्राट, आप कुछ भी कहिए, इनका जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का बहुत बेहतरीन उपन्यास गोदान। उसके अलावा कर्मभूमि, रंगभूमि, कफन, मंत्र, बहुत कहानी है, लेकिन गोदान के लिए बहुत अत्यधिक फेमस है मुंशी प्रेमचंद। इस पीडीएफ को निःशुल्क आप प्राप्त करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, और यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से जो अच्छाई जो बुराई वो लिखते रहिए, और अपने कर्म पर जुटे रहिए, क्योंकि फल तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं।